Dear students, now I will discuss my last point of this unit 10 safety aspects lectures, and this is my third part of that unit. I have in previous two lecture of this safety aspect unit, I have discussed about the protocol for assessing acute, subacute and chronic toxicity studies, as well as some Ayush guideline familiarization along with CDSCO guidelines. Now I will discuss about the last point here, that is the OECD guidelines. So I'm coming to my lecture slide, and just for the remembering that I finished my last lecture on this point, the guideline 170 rule for the clinical evaluation of the ASU drug and the other traditional medicine in India as under. मीन्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने CCRAS ने जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन के लिए गाइडलाइन दी है अंडर द रूल 170, तो उसके बारे में हमने चार कैटेगरी में ड्रग्स को डिवाइड किया था, ASU आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स को। तो उसके अंदर बताया गया था कि अगर हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, मतलब किस किस डॉक्यूमेंटेशन की, किस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत आवश्यकता है। तो लास्ट लेक्चर मैंने अपना यहाँ पर उसको विराम दिया था। तो उस लेक्चर के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जो सेफ्टी डाटा प्रोफाइल है वो कुछ केसों के अंदर रिक्वायर्ड नहीं था, जैसे कि अगर क्लासिकल ड्रग्स हैं और अगर क्लासिकल ड्रग और हम किसी न्यू इंडिकेशन के लिए जांच करना चाहते हैं, और अगर किसी प्रॉपर्टी मेडिसिन में फार्मूलेशन पहले से मेंशन किया हुआ है, या फिर ड्रग्स या हर्ब्स उनका एक्वस पार्ट, तो इनको सेफ्टी डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए रिक्वायरमेंट उन्होंने उसके लिए एसेंशियल नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है कि अगर हम कोई से भी आयुर्वेदिक ड्रग या कोई से भी हर्ब्स अगर हम उसके उस पार्ट को क्लिनिकल ट्रायल में ले जाना चाहते हैं तो हम उसको सेफ्टी डाटा, हमें उसके सेफ्टी डाटा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि अदर्स, अगर हम किसी नई मेडिसिन को बनाना चाह रहे हैं, न्यू ड्रग डिस्कवरी ASU सेक्टर में करना चाहते हैं, ASU फील्ड में करना चाहते हैं, तो हमको उसका सेफ्टी डाटा प्रोफाइल जरूर जनरेट करना होगा या उसको शो करना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि वो सेफ्टी डाटा हम ही क्रिएट करें। अगर किसी ने पहले लिटरेचर में या किसी और यूनिवर्सिटी ने, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उस डाटा को पहले शो किया हुआ है, सेफ्टी डाटा को उसको रिसर्च के थ्रू इस्टेब्लिश किया हुआ है या बताया हुआ है, तो हम उसको ऐसे बीइंग ऐसे रेफरेंस के रूप में लेके आगे शो कर सकते हैं। सपोज अगर हम बात करें कि सुदर्शन कन्वर्टी, तो हिसार और एक दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर वर्क हुआ और उन्होंने उसका डाटा एक अच्छे जर्नल में पब्लिश किया। तो हम उस डाटा को भी एक रेफरेंस के रूप में जब हम क्लिनिकल ट्रायल किसी नए, मान लीजिए हमें कहा गया कि बीमारी के लिए या मतलब जिसमें टेम्परेचर हाई होता है, बुखार आदि के लिए मास सुदर्शन कन्वर्टी का व्यक्तिकरण किया जाता है, मलेरिया के बुखार में भी किया जाता है। तो अगर हम कहें कि उसका नया इंडिकेशन हम कोविड-19 के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए ड्रग क्लासिकल है, हम उसका न्यू इंडिकेशन में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए सेफ्टी डाटा की आवश्यकता नहीं है बताने की। हम जो किसी ने पहले इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा हिसार में काम हुआ है, तो उसके डाटा को हम इसके साथ पा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सारी किस लिए, ताकि हम लोग बड़ी अच्छी तरह से इसके संबंध में पूरी तरह से अपने आप ही याद कर सके, जानकारी ले सके कि इन चीज़ों की क्लिनिकल रिसर्च इवैल्यूएशन में जाने से पहले हमें आवश्यकता है। अगर वो डाटा हमारे पास है तो हम आगे बढ़े, अगर नहीं है तो उसको जनरेट करें, ताकि हम एफिकेसी और
अगर हम उसे कहें एफिकेसी के साथ साथ हम एक डाटा को के आधार पर वैलिडेशन कंसेप्ट वैलिडेट करने के लिए, तो उस कंडीशंस के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़नी है। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी मांगी गई है। मैंने लास्ट बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, जैसे कि इंट्रोडक्शन देना है कि क्या मेडिकेशन है, क्या है, फॉर्मुलेशन की इंफॉर्मेशन देनी है कि फॉर्मुलेशन कहाँ पर हुआ, किस ग्रंथ में मेंशन है, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी उसकी आवश्यकता है या नहीं, अगर वो क्लासिकल है ड्रग है तो उसके बारे में पहला क्या डाटा है, सेफ्टी प्रोफाइल डाटा आपको देना है, इन्वेस्टिगेटर का ब्रोशर देना है, प्रोटोकॉल्स क्या क्या यूज़ करेंगे, केस रिपोर्ट स्टडी फॉर्म क्या होगा, पेशेंट का इंफॉर्मेशन शीट फॉर्म क्या होगा, और इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जो कि इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में आएगा। अब हम बात करते हैं OECD गाइडलाइंस। OECD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि मानव या एनिमल मतलब पशु, हर तरह की जीवन को कैसे वो अच्छे प्रकार जिया जा सके उसके लिए अच्छी तरह की पॉलिसी नियम बनाना। ठीक वैसे ही जैसे अब देखिए भारत सरकार है, भारत सरकार के अंदर आयुष मंत्रालय को फिर से डिवाइडेड कर दिया गया, उसको होम्योपैथिक सेक्टर में लाया गया, उसको यूनानी सेक्टर में लाया गया, उसको आयुर्वेदिक सेक्टर में, सिद्धा मेसोवादी सेक्टर में लाया गया। तो मीन्स ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार द्वारा है जो मैं बता रहा हूँ। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके ऊपर सरकारों का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन सरकारें उसके अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है चिल्ड्रंस के रूप में काम करने वाली। तो इसी तरह से WHO क्या है, आपकी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर काम करने वाली, विश्व के अंदर कहीं पर भी बीमारी हो, महामारी हो, उससे संबंधित सारी जानकारी प्रदेश देश दुनिया का इसके अंदर अपना आर्थिक रूप से तो मेडिकेशन आदि इक्विपमेंट और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराने में इन सब के माध्यम से अपना योगदान करते हैं। इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं है, ये सामूहिक रूप से चलाया जाए। तो इसके लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ कंडीशन ऑफ द होल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया की जितने भी देश हैं सबके अंदर अब बेटर हेल्थ पॉलिसी को वो कर सके। जैसे कोविड-19 के केस के अंदर हम देख रहे थे, आप सब लोग न्यूज़ के अंदर देख रहे हैं कि 3 पार्ट के अंदर जो वर्ल्ड कम्युनिटी डिवाइड हो चुकी है। एक विकसित देश अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली, यूरोपियन यूनियंस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इनके अंदर फैसिलिटीज़ जो मेडिकल बहुत अच्छी हैं। फिर हम विकासशील देश है जिसके अंदर हम सब शामिल हैं। उसके अलावा एक पुअर कंट्रीज़ हैं जिनको अफ्रीका के अंदर बोला गया पुअर कंट्रीज़, मतलब वहाँ पर संसाधनों की इस कदर अभाव है हेल्थ संसाधनों को कि आप इमेजिन कीजिए कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके अंदर ये बताया गया कि एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, नाइजीरिया या कौन सा, सूडान, साउथ सूडान है, कौन सा है, शायद साउथ सूडान है। तो उसके अंदर केवल और केवल 4 या 5 वेंटिलेटर हैं पूरी कंट्री के अंदर, और देश के अंदर 4 उपराष्ट्रपति बनाए हुए। अब सोचिए कि उनके लिए भी एक तरह से देखा जाए, अगर मंत्रिमंडल की भी बात करें, जो राज करने वाले राजनीतिक दल के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री आदि जो उनका मंत्रिमंडल, उनके लिए भी वेंटिलेटर की फैसिलिटी पूरी नहीं, तो आम लोगों के लिए क्या होगी। तो ये एक तीसरी श्रेणी आ गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा अभाव है इन हेल्थ सुविधाओं का। तो WHO क्या काम करता है, बड़े देशों से ज़्यादा धन लेता है, विकासशील देशों में उनके आवश्यकता अनुसार, जैसे गरीब देश है वहाँ पर संसाधनों को कैसे उपलब्ध, मानवता के नाते कैसे इन संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके, तो उसके लिए ब्रिज का काम करता है। वो अपने सजेशन बिंग ऐसे चैरिटी या अन्य नामों से सरकारों, अलग अलग सरकारों को जो सक्षम है उनको देता है, और जो अपने बिजनेसमैन है उनको देते हैं, बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है वर्ल्ड की उनको देता है, ताकि उनके माध्यम से और सरकारों के माध्यम से दवाइयाँ, अन्य संसाधन इन गरीब लोगों तक के पहुँचाए जा सकें। तो इतनी बात कहने का मतलब था कि ठीक इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, OECD का जाता है। ये किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकेशन फील्ड के अंदर अपनी सलाह देता है ताकि जीवन
रिसर्च, उसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी अलग अलग गाइडलाइन है, पता नहीं शायद 300-500-600 गाइडलाइंस ना हो उसकी। तो उसके अंदर अलग अलग ये लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग फील्ड के, वो कहते हैं कि इस तरह से बेटर पॉलिसीज़, मतलब इस तरह की गाइडलाइंस बनाते हैं कि उन गाइडलाइंस को दुनिया भर के देश फॉलो करेंगे तो उनके यहाँ जो जीवन है, उनके यहाँ जो मानव जीवन और इवन जो पशु जीवन का भी स्तर है वो बेहतर अवस्था के अंदर आ सके। और उसका रूल स्पेसिफिक क्या है, दैट फोस्टर द प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द वेलबींग ऑफ द ऑल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने फार्मास्यूटिकल ड्रग डिस्कवरी क्षेत्र के अंदर भी अपनी कुछ गाइडलाइंस दी, और उस गाइडलाइन को ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर सेफ्टी एस्पेक्ट में जो दी गई उसको एक्सेप्टेड किया जाता है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट्स व्यूज़ हैं कि हम बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं इस फील्ड में। तो ये 3 गाइडलाइन हमारे लिए स्पेसिफिक सेफ्टी एस्पेक्ट में दी गई, OECD गाइडलाइन 407, OECD 408 एज वेल द OECD 420। और ये जो तीनों गाइडलाइन है चूँकि सेफ्टी एस्पेक्ट्स में, तो मीन्स इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई, एक्यूट टॉक्सिसिटी विद इन द 28 to 90 days और टॉक्सिसिटी फॉर द मोर देन 90 days, मीन्स अलग अलग पोर्शन के अंदर टॉक्सिसिटी डाटा को जनरेट करने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसको एक बहुत डिस्क्राइब रूप में बताया गया है। तो एक एक करके मैं इसका आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे OECD गाइडलाइन 407, ये जो गाइडलाइन है ये स्पेसिफिक थी फॉर द रिपीटेड डोज 28-day ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी इन द रोडेंट, मीन्स रोडेंट के अंदर जो 28 दिन की जो रिपीटेड बार बार डोज के माध्यम से दी जाने वाली टॉक्सिसिटी स्टडी है, ये जानकारी, ये जो गाइडलाइन है उसके विषय में दी गई। इसको नॉर्मल फॉर्म TG 407 भी बोला गया। इस गाइडलाइन को सबसे पहले 1981 में अडॉप्ट किया गया और उसके बाद 1998 के अंदर इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया, और उसके अंदर they just check the parameter to detect the endocrine activity of the test substance। जिस किसी भी सब्सटेंस को मेडिकल टेस्टिंग के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए बीमारियों के उपचार हेतु यूज प्रयुक्त करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एंडोक्राइन एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए ये गाइडलाइन है। तो इसका जो मुख्य काम है दैट इज टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑन ए very broad variety of the potential target of the toxicity, means टॉक्सिसिटी के जो अलग अलग टारगेट है, मतलब जो पोटेंशियल टारगेट है वैरायटी के, उसको कवर किया है। इट आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द पॉसिबल हेल्थ हैजार्ड लाइकली टू बी अराइज फ्रॉम द रिपीटेड एक्सपोजर, मीन्स बार बार दवाई को देने के कारण जो पॉसिबल जो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियाँ, ये साइड इफेक्ट है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा हमें उसका इफेक्ट व्यक्ति के नर्वस सिस्टम पर कैसा पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी पर कैसा पड़ता है और उसके एंडोक्राइन सिस्टम पर कैसा पड़ता है, वो उसके बारे में पशुओं के ऊपर उसकी जानकारी को हमें बताता है। और ये जानकारी जब हम क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए निकलते हैं तो फर्स्ट फेज क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने पहले की जो पहले के 2 लेक्चर थे उसमें जो दूसरा लेक्चर था उसमें इसको बहुत विस्तारपूर्वक बताया है कि इस तरह की जिसको हम सब एक्यूट टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो एनिमल्स के ऊपर जो हम स्टडीज़ कर रहे हैं वो वास्तव में किस काम में लाई जाती है, और ये जो रिजल्ट्स इस गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट्स जो डाटा हमारे पास आते हैं उसका इस्तेमाल वो किस तरह की बीमारी हो रही है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाइड करने में और उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, उनके इफेक्ट को फर्दर रिसर्च के द्वारा कैसे कम किया जा सके, उसको लिए इस गाइडलाइन के से प्राप्त जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, उनका उपयोग किया जाता है। अब ये अलग अलग उसके अंदर की गई है, पार्ट्स में डिवाइड के लिए, जैसे कि प्रोटोकॉल्स हैं। उससे पहले क्या है कि इसके अंदर जो रूल है, जो नियम है पहला कि द टेस्ट सब्सटेंस दैट इज orally administered daily in the graduated dose to the several group of experimental animal
1 डोज लेवल पर ग्रुप फॉर ए पीरियड ऑफ 28 डेज। एक डोज का लेवल चाहे वो 20 मैग हो, 40 हो, 60 हो, हर जो ग्रुप हमने अपने क्लिनिकल इन विवो एनिमल मॉडल के अंदर चूज़ किए हैं और उस मॉडल के अंदर हर ग्रुप को एक स्पेसिफिक डोज दी जाएगी 28 पीरियड के अंदर, चाहे वो धीरे धीरे दी जाए या वन शॉट में दी जाए। सेकेंड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द एनिमल आर ऑब्जर्व क्लोजली ईच डे फॉर द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। जैसे कि हम 28 दिन के अंदर टॉक्सिसिटी या अदर सेफ्टी पैरामीटर चेक करना चाहते हैं, तो इसके अंदर प्रतिदिन बहुत क्लोजनेस के साथ हमें एनिमल को फिजिकल ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। इवन दो हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए कि क्या क्या फिजिकल सिम्टम उनके अंदर चेंज हो रहे हैं। थर्ड, एनिमल दैट डाई आर euthanized during the test are necropside, and at the conclusion of the test surviving animal are euthanized and the necropside। तो ये दो कंडीशन आते हैं, एक तो उसके अंदर जानवर मर जाएगा या तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी या जानवर सर्वाइव करेगा। तो इन दोनों केसों के अंदर या अगर वो मर जाते हैं सर्वाइव रहते हैं उनको नेक्रोप्साइज जरूर करना है। नेक्रोप्साइज का मैंने आपको पहले ही बताया था, नेक्रोप्सी मींस ऑफ एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी, ऑर्गन पार्ट्स की चेक करनी है कि क्या बेटर सिम्टम रहे या क्या वर्स सिम्टम अपीयर हुए उनके टिश्यूज के ऊपर, उनके ऑर्गन्स के ऊपर। 28 days study provide information on the effect of the repeated oral exposure and can indicate the need of the further longer term study। ये आपको तो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि रिपीटेड जब आप डोज रिपीट करके दे रहे हो उसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या पड़ा। मान लीजिए 4 डोज के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, किसी को 4 दे दी, किसी ग्रुप को किसी को 8 दे दी, किसी को 12 में डोज दे दी रिपीटेड, तो उसके अंदर उसके ऊपर उस अलग अलग ग्रुप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उस बेस के ऊपर आइडिया आप ये लगा सकते हैं कि या फर्दर और इस प्रकार की बड़ी स्टडी की आवश्यकता है क्या जो 100 दिन 200 दिन तक की हो। उसका सारा जो बेस है, जो उसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इस स्टडी से आपको मिल जाएगी। मान लीजिए जानवर ही, जो एनिमल हैं, जो रोडेंट है, वो ही मर गए, तो फिर आप ये भी समझेंगे नहीं भाई इसको लंबा नहीं ले सकते। अगर आपने देखा कि एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो इसके ऊपर टॉक्सिसिटी वगैरह इफेक्ट कम पड़ा, तो लॉन्ग टर्म के अंदर चेक कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के ऊपर मे बी पॉसिबल इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़े, या फिर कितने लंबे समय तक के इसके अंदर टॉक्सिसिटी अपीयर नहीं हो रही। सो इट इज़ आल्सो यूजफुल टू सेलेक्ट द कंसंट्रेशन फॉर द लॉन्गर टर्म स्टडीज। ये हमें कि एग्जैक्ट कंसंट्रेशन लॉन्ग टर्म स्टडी में क्या यूज़ करी जाए उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। प्रोटोकॉल चेक करें तो जो प्रोटोकॉल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसमें रोडेंट ही एनिमल यूज़ किए जाएंगे, प्रेफरेबली रैट यूज़ किए जाएंगे। तो आप देखिए कुछ पैरामीटर बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं जिसके बारे में हम लोग शायद सोचते भी नहीं, जैसे कि हाउसिंग एंड फीडिंग। The guideline says that the experimental animal room should be over 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें 3 डिग्री का ही वेरिएशन होना चाहिए, या 19 हो गया 25 हो गया। The lighting should be artificial. The photo period during being 12-hour light, 12-hour dark। एक तो जहाँ पर वो एनिमल रखे गए हैं, जो माइस रखे जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने पर ही मेंटेन्ड टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 डिग्री पे है, सर्दियों के अंदर टेस्ट करें तो 5 डिग्री, वही सिमिलर दोबारा स्टडी हम गर्मियों में करें तो 45 डिग्री नहीं। टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। आपको एनिमल को भी उस स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। उसके बाद 12 घंटे उनको लाइट दी जाए और 12 घंटे अंधेरा दिया जाए, ये भी एक प्रावधान किया गया। For the group caging, no more than 5 animals should be housed। एक केजिंग के अंदर, एक पिंजरे के अंदर 5 से ज़्यादा जानवर नहीं रखे जाने चाहिए। उसके अंदर भी पिंजरे का साइज भी डिस्क्राइब किया गया है। और सैंपल ऑफ द डाइट शुड बी रिटेन्ड अंटिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट। जो आप डाइट उनको दे रहे हैं उसका सैंपल जब तक कि आप रिपोर्ट फाइनलाइज करें उसको अपने पास रखना चाहिए। क्यों?
ये सब जो रूल है, ये सब जो एक गाइडलाइंस है, ये एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करने के बाद इन्होंने दिया। उन्होंने इस चीज़ का चेक किया कि अदर टेम्परेचर्स के ऊपर अगर हम किसी भी ड्रग को एनिमल मॉडल पे ट्रायल पे इवैल्यूएट करते हैं तो उसके अलग अलग परिणाम आते हैं। तो इन्होंने कहा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रख दिया जाए, उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ज़्यादातर रिजल्ट्स जो है सेम आ रहे हैं। सेम मीन्स एक ही मेडिकेशन के चाहे वो 4 जगह पे परफॉर्म कर लिए जाए, चाहे 5 लैब में परफॉर्म कर दिए, रिजल्ट सेम थे। लेकिन अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर जब रिजल्ट परफॉर्म किए गए, टेस्टिंग की गई सेफ्टी एस्पेक्ट के अंदर, टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग की गई, तो उनके परिणाम अलग अलग थे। इसलिए पैरामीटर ये दिया गया, आर्टिफिशियलिटी लाइट का भी बड़ा ध्यान किया गया, और सैंपल ऑफ द राइट। सपोज आपको लगता है कि एवरीथिंग वाज राइट बट रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एज पर आवर ऑब्जर्वेशन, आवर कैलकुलेशन, आवर थिंकिंग, आवर विजन। तो वहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि जो डाइट है वो भी रखनी चाहिए। क्या पता कल के अंदर इस चीज़ का देखा जाए कि सब जो चीज़ गड़बड़ी कहाँ हो, क्या आपके डाइट भी ठीक नहीं है। तो छोटे छोटे पॉइंट तक के भी कंसिडरेशन रखा, थिंकिंग रखिए। तो थर्ड वाज द प्रिपरेशन ऑफ द एनिमल। एनिमल को आइडेंटिफाई जो उसके लिए किया जा रहा है, तो उनको 5 दिन पहले ही उन केजों के अंदर रखना चाहिए। जब मान लीजिए हमने एक टाइम फिक्स कर लिया कि इस टाइम में हम अपनी रिसर्च स्टडीज़ जो माइस के ऊपर मॉडल को स्टार्ट करें, तो उससे 5 दिन पहले आपको एनिमल को सिलेक्ट करके, माइस को सिलेक्ट करके पिंजरे में रख देना चाहिए, ताकि वो उस एटमोसफेयर से फेमिलियर हो सके। देन प्रिपरेशन ऑफ द डोज। आप डोज किस माध्यम से देंगे, इधर बाया गैवेज और बाया द डाइट ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वाटर सोल्यूबल है तो जो पीने वाला पानी उसके अंदर डिजोल्व करके दे दी डाइट की, या फिर गैवेज के थ्रू दे दी। लेकिन दिस इज दैट इट इज रिकमेंडेड दैट द यूज ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन और सस्पेंशन बी कंसीडर्ड फर्स्ट, कि जैसे भी पॉसिबल हो सके अगर वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में या सस्पेंशन के रूप में दिया जाए तो उसको सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद हमें कंसीडर करना चाहिए कि जो हम ड्रग दे रहे हैं उसको हम ऑयल के सॉल्यूशन सस्पेंशन के अंदर दे सके, और उसके बाद अदर व्हीकल का सिलेक्शन, अदर व्हीकल को सिलेक्ट करना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी एनिमल को देने के लिए पानी में पानी, दूसरी उसके बाद तेल, और तीसरी के बाद अदर व्हीकल्स। नंबर ऑफ सेक्स, नंबर एंड सेक्स ऑफ द एनिमल, 5 फीमेल 5 मेल, तो 10 एनिमल्स मिनिमम ईच डोज लेवल के लिए चेक करना। ईच डोज लेवल, ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि हमने 4 डोज को कैलकुलेट करना है। एक 50 मिलीग्राम या 50 mg, दूसरी 100 mg, तीसरी 150 और चौथी 200। तो ऐसा नहीं कि एक माइस के ऊपर ही चारों अलग अलग होंगे, तो इसके लिए अलग अलग बैच यूज़ करेंगे, वो भी 10-10 का, जिसमें 4-5 फीमेल होंगी और 5 मेल होंगे। डोसेज जनरली 3 टेस्ट ग्रुप एंड ए कंट्रोल ग्रुप शुड बी यूज्ड। इन सामान्य तौर पर 3 टेस्ट ग्रुप बनाए जाने चाहिए और एक कंट्रोल ग्रुप बनाना चाहिए। कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, कंट्रोल जो ग्रुप है उसके अंदर आप पानी तो देंगे डाइट वाला, ऑयल तो देंगे, लेकिन उसके अंदर वो मेडिकेशन नहीं होगी। या फिर अगर वो जो मॉडल के अंदर डिसीज़ के जो डिसीज़ वाले मॉडल के माइस हैं जो राइट हैं, या फिर उनके अंदर आपको अगर उसे पहले डिसीज से इन्फेक्टेड करा दिया तो उसके बाद आपको पॉजिटिव में एक ऐसी एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिकेशन ऐसे कंट्रोल ग्रुप लेनी होगी कि कंट्रोल ग्रुप तो इतने दिन में इफेक्ट हुआ, आपकी मेडिकेशन इतने दिन में इफेक्ट हुई, ताकि आप कंपेयर कर सकें। लेकिन दिस इज दैट नो इफेक्ट वुड बी एक्सपेक्टेड एट डोज ऑफ 1000 mg पर kg BW between a day, a limit test must be performed। तो जो इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 mg आप पर kg के हिसाब से करें, लिमिट जरूर परफॉर्म होना चाहिए। डोज लेवल शुड बी सिलेक्टेड taking into account any existing toxicity kinetic data available for the test compound। डोज लेवल जरूर आपको डिफाइन करना चाहिए, जरूर सिलेक्शन में लेना चाहिए, ताकि आपको
जो एग्जिस्टिंग टॉक्सिसिटी काइनेटिक डाटा है उसके साथ आप उसको कंपेयर कर सकें। द हाईएस्ट डोज लेवल शुड बी चूजन विद द एम ऑफ इंड्यूसिंग टॉक्सिक इफेक्ट बट नॉट डेथ फॉर द सेवन। हाईएस्ट डोज जो आप चूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, डेथ विल बी यूज्ड विद द एम दैट इट शुड इंड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट, कि जो टॉक्सिक इफेक्ट को बढ़ावा दे सके। लेकिन ऐसे नहीं कि जानवरों को या एनिमल्स को, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है इनको या तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दे या इनको खत्म ही कर दे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोसेस, द एनिमल आर डोज्ड विद टेस्ट सब्सटेंस 7 दिन के अंदर डेली दी जानी चाहिए 28 दिन के पीरियड के अंदर। और जब अगर टेस्ट सब्सटेंस को गैवेज के थ्रू दिया जाता है तो एक सिंगल डोज के अंदर ही प्रयास करना चाहिए, स्टोमक के माध्यम से या कैनुला के माध्यम से वो एक सिंगल डोज में ही एनिमल को दिया जा सके। ऑब्जर्वेशन पीरियड जैसे मैंने पहले कहा कि 28 दिन के लिए जांच करें, तो 28 दिन के अंदर जो है स्टार्टिंग से लेकर उसका जो फॉलो अप ऑब्जर्वेशन है वो 14 दिन के लिए मिनिमम किया जाना चाहिए फॉर दैट इज 14 days विदाउट ट्रीटमेंट टू डिटेक्ट डिलेड अकरेंस और परसिस्टेंस और रिकवरी फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट। 27 दिन के बाद आप उसको 14 दिन तक आपको फिर रखना पड़ेगा ताकि ऑब्जर्व कर सकें कि या फिर दोबारा परसिस्टेंस तो नहीं होगी, या टॉक्सिक इफेक्ट से ये रिकवर हुआ या नहीं हुआ, या डिलेड अकरेंस फिर दोबारा बीमारी तो नहीं पनपकी। तो इसके लिए उसको फिर से दोबारा 28 दिन के ट्रायल के बाद 14 दिन के लिए आपको रखना चाहिए। So once before the first exposure and at least once a week afterward, detailed clinical observation should be made in the animal. सभी जानवरों के अंदर जो है उसमें पहले एक्सपोजर के समय, स्टार्ट करते समय, फिर वीक में एक बार जो डिटेल ऑब्जर्वेशन है वो करनी चाहिए। और इस सारी ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। ये केवल एक गाइडलाइन है और इसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स आप मेंशन करेंगे जो पहले के लेक्चर के अंदर मैंने इन्हें। टेस्ट रिपोर्ट कैसी होगी, अब देखिए उसके अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि टेस्ट सब्सटेंस, उसकी फिजिकल नेचर, प्योरिटी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या है, व्हीकल जैसे मैंने कहा पानी में या फिर ऑयल के अंदर या फिर अदर व्हीकल, फिर टेस्ट एनिमल को कैसे यूज़ करें, स्पीसीज कौन सी है, नंबर कितने नंबर हैं, क्या सेक्स है, क्या एज है, क्या हाउसिंग कंडीशन है, किस तरह की डाइट दे रहे हैं, सोर्स कहाँ से ले गया, फिर इंडिविजुअल वेट कितना है, और जस्टिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज। इफ नो रैट नहीं है तो उसके जस्टिफिकेशन क्या करेंगे कि क्यों नहीं आपने रैट को छोड़ के आपने दूसरा मॉडल क्यों लिया। टेस्ट कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको रेशनल करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, डोज लेवल सिलेक्शन की, डिटेल ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस फॉर्मुलेशन कैसे आपने प्रिपेयर किया, अचीव्ड कंसंट्रेशन किस कंसंट्रेशन को अचीव किया, स्टेबिलिटी क्या थी और होमोजेनिटी बनाते समय उसकी स्टेबिलिटी और होमोजेनिटी क्या थी, किस रूट के थ्रू आपने उस टेस्ट सब्सटेंस को एडमिनिस्ट्रेट किया। अब डाइट ऑब्लिक ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट ट्यूब का जो कंसंट्रेशन है उसको आपने एक्चुअल डोज में कैसे कन्वर्ट किया अगर आप एप्लीकेबल के लिए हैं तो, और फूड और वाटर की क्वालिटी क्या थी उसके बारे में भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ऑप्शनल एंड पॉइंट आपको देने पड़ेंगे, लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल एंड पॉइंट कौन कौन से वो आपने ऑप्शनल पॉइंट इन्वेस्टिगेट किए। रिजल्ट में आपको बॉडी वेट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन, फूड कंजम्पशन और वाटर कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन के इतने मान लीजिए सपोज आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फर्स्ट डे के अंदर उसने 50 ग्राम खाया, इतना पानी पिया, उसके बाद आपने देखा कि सेकेंड डेज के अंदर भी उतना खा रहा था, तो एक आपको डाटा के अंदर आपको कोई चीज़ देखेंगे, अगर वो वास्तव में इफेक्टिव होता जा रहा है तो वो अपनी खाने की भूख भी छोड़ देगा, पानी पीना कम कर देगा। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कि भैया खाना उसने कितना कंज्यूम किया, कितना पानी पिया, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर टू चेक रिगार्डिंग द टॉक्सिसिटी, क्या उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बीच में आप जानकारी ले सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि भाई सब चीज़ ठीक चल रही है, खाना भी ठीक कर रहा है, पानी भी ठीक पी रहा है और उसके बावजूद भी और टेस्ट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि भाई इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि मेडिकेशन जो है इम्पैक्ट ही नहीं शो करी, तो तब वहाँ पर ऐसे जब रिजल्ट्स के अंदर कहीं पर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क लेना हो
कुछ कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए ये सब आवश्यक है। टॉक्सिसिटी रिस्पॉन्स डाटा बाय द सेक्स एंड डोज लेवल, कि किस डोज लेवल और किस सेक्स ग्रुप के अंदर कितना प्रकार का रिस्पॉन्स है। मे भी ऐसा हो सकता है कि फीमेल के अंदर अलग रिस्पॉन्स हो और मेल के अंदर अलग। इस डोज लेवल के ऊपर टॉक्सिसिटी ज़्यादा, इस डोज लेवल के ऊपर टॉक्सिसिटी कम हो, इसके बारे में भी जानकारी। नेचर, सेवरिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, ड्यूरेशन कितने समय तक के ऑब्जर्वेशन की, सेवरिटी कितने समय बाद आई। 28 दिन को स्टार्ट किया हुआ है, 28 दिन के लिए प्रोसेस पता चला, 10वें दिन ही टॉक्सिसिटी लेवल जो ऑब्जर्व किया गया क्लिनिकल, और उसके बाद में क्या वो रिवर्सिबल हुआ नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि 14 दिन के लिए हमें उसे रखना है। उसके बाद सेंसरी एक्टिविटी, ग्रिप स्ट्रेंथ एंड मोटर एक्टिविटी असेसमेंट, hematological test with the relevant baseline value, clinical biochemistry test with the relevant baseline value, body weight of the euthanasia and organ weight data, necroscopy finding, a detailed description of all histopathological finding, absorption of data if possible, and statistical treatment of the result when appropriate. At the end, discussion of the result and last the conclusion. ये देखिए कि कितने प्रिसाइजली सारे डाटा के बारे में बताया कि इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना। ऐसा नहीं माइस लिया उसको डाल दिया अपने हिसाब से देख लिया, मतलब द गाइडलाइन सेज दैट यू नीड टू वेरी केयरफुली वॉच एंड वेरी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड all the data that you are watching, that you are seeing as per this protocol. Next is the OECD 408 guideline. अब ये जो 408 गाइडलाइन है, इसको 1981 में इसको भी अडोप्ट किया गया, लेकिन 2017 में इसको अपडेटेड किया गया एंड इसका नाम दिया रिपीटेड डोज 90 डेज ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी इन द रोडेंट। एंड ये जो पैरामीटर्स थे इसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन किया गया जो 2007 गाइडलाइंस थी उसके अंदर, तो उसके अंदर स्लाइट मॉडिफिकेशन किया, उसमें 90 डे का ट्रायल किया गया, और इस 90 डे ट्रायल के थ्रू हमें वो सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन लंबे समय अंतराल के अंदर। 28 दिन का था, अभी करके 90 डेज में 3 मंथ, उसके अंदर आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंफॉर्मेशन का इन टर्म ऑफ द सेफ्टी एस्पेक्ट्स आपको पता चलेगा। इसकी वाइज गाइडलाइन प्लेस द एडिशनल एम्फेसिस ऑन न्यूरोलॉजिकल एंडपॉइंट एंड द एंडोक्राइन एंडपॉइंट एंड गिवन इंडिकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव इफेक्ट। जैसे हम कह रहे थे कि 14 दिन तक के रखा पता चल गया, अब इसमें जितना लंबा पीरियड, जितना लंबा समय अंतराल के अंदर टॉक्सिसिटी स्टडीज करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल एंड पॉइंट, एंडोक्राइन एंड पॉइंट के बारे में ज़्यादा विस्तार से इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये हमें इम्यूनिटी से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव इफेक्ट जो माइस के अंदर है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकेगी अगर इस गाइडलाइन के थ्रू हम अगर एनिमल स्टडीज करें। लगभग सेम है जैसा प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि भाई ऑरली देना है आपको टेस्ट सब्सटेंस को, या स्लो डोज के अंदर देना है, 1 डोज लेवल 1% के साथ हो, इसमें 90 दिन का समय अंतराल दिया गया, उसमें 28 दिन का समय अंतराल दिया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, एनिमल जो मैंने पहले ही कहा था कि अगर वो जिंदा है तो उसको नेक्रोप्साइड उसकी ऑटोप्सी होनी है, नहीं है तो भी ऑटोप्सी होनी है एक टाइम पीरियड के बाद। और फिर ये जो स्टडी है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है रिपीटेड ओरल एक्सपोजर दैट कैन फर्दर गिव द इंडिकेट दैट we further need longer term studies of our test material on these animal required or no, इसकी जरूरत है या नहीं। protocols, selection of animal, rat, housing, feeding same, preparation of animal is the same, preparation of dose pattern is the same, number of sex is different. Previously we were using 10 animal, now we are using 20. Sorry, we mentioned 5 female and 5 male. It should be corrected as 10 female and 10 male.
dosage, the same pattern. Dose level should be selected to take account to check any existing toxicity kinetic data available for the text compound or the related material. High dose level should be chosen with the aim to inducing toxic effect but no death or the severe suffering. Same है. Administration of the doses for the 19 days. इधर कैविज के थ्रू दे रहे हैं या फिर आप उसके माध्यम से दे रहे हैं. ऑब्जर्वेशन का टाइम 90 डेज है और उसमें ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होने के बाद फिर 14 डेज इसको चेक करना चाहिए विदाउट ट्रीटमेंट, ताकि हमें डिलेड अकरेंस, परसिस्टेंस या रिकवरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके. टेस्ट मटेरियल सेम है, जो रिपोर्ट है टेस्ट रिपोर्ट उसमें सेम इंफॉर्मेशन उसमें दी गई, सेम इंफॉर्मेशन उसमें मांगी गई. उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है OECD 420 गाइडलाइन. अभी जो 420 गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइन 407 है वो 1992 में अडॉप्ट की गई. नहीं, ये भी शायद टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक है, ये 407 नहीं, ये 420 है. तो दिस 420 guideline was adopted in the 1992 और it became the alternate to the conventional acute toxicity test described in the test guideline 401. तो इसको जो टेस्ट गाइडलाइन थी 401 उसके अल्टरनेट के रूप में दिया गया, जिस टेस्ट के थ्रू हम कन्वेंशनल एक्यूट टॉक्सिसिटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. द मेथड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन ए हैजार्डस प्रॉपर्टीज and allow the substance to be ranked and classified according to the globally harmonized system for the classification of chemical which cause acute toxicity. तो इसके माध्यम से, इस गाइडलाइन के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन एक सब्सटेंस को एक रैंक, एक जैसे कहते हैं रैंक कर दिया, फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड. जिस तरह से हम कहते हैं कि कैंसर के अंदर भी स्टेज हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2, स्टेज 3. तो इस तरह से इसके अंदर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक एनिमल जो सब्सटेंस है उसको भी ग्रेडेड किया हुआ है. कौन सा कौन सी ज़्यादा है, कौन सा एनिमल के लिए टॉक्सिक है, कौन सा ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है, ठीक है, कौन सा एक्यूट टॉक्सिसिटी. तो ये उसके बारे में पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देगा ताकि हम उस सब्सटेंस को रैंक कर सकें उसके लेवल के, कर कि इस कैटेगरी का टॉक्सिक सब्सटेंस है भैया, इसको इतनी ज़्यादा डोज से देंगे तो ये इम्पैक्ट इसका ज़्यादा गलत जाएगा, इतनी डोज रहेंगे तो भी ठीक है. Testing laboratory should be considered all available information on the test substance prior to conducting the study. स्टडी कंडक्ट करने से पहले लेबोरेटरी में इसके बारे में जो और अदर इन्फॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट कर ले जानी चाहिए, उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए. उसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी केमिकल आइडेंटिटी क्या है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका इन विट्रो और इन विवो टॉक्सिसिटी डाटा उस सब्सटेंस का पहले है या नहीं है, और किसी सब्सटेंस का उससे जो स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्सटेंस है उसका टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा क्या है और उसका यूज़ क्या हो सकता है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी जानकारी में रखनी चाहिए. इसके अंदर जो ग्रुप है उसको फिक्स डोज दी जाती है 5, 50, 300 एंड 2000 mg पर kg. एक्सेप्शनली एंड द एडिशनल फिक्स डोज विल बी 5000 mg पर kg कंसीडर की जा सकती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में the initial dose level is selected on the basis of the citing study as the dose expected to produce some sign of toxicity without causing severe toxicity. जो इनिशियल डोज है उसको सिलेक्ट किस बेस पे किया जा सकता है, आप इस चेक करने के लिए कि भैया वो जो डोज है देने के बाद एकदम साइन अपीयर होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट या टॉक्सिसिटी साइन अपीयर हो जाए. तो ऐसी डोज को ऐसे कर सकते हैं कि ओके बहुत थोड़ा सा उसको डोज को दिया तो उसके बाद कुछ टॉक्सिसिटी साइन अपीयर हुए तो उसको हम इनिशियल डोज कंसीडर कर सकते हैं. सो दिस प्रोसीजर कंटिन्यू अंटिल द डोज काजिंग एविडेंट टॉक्सिसिटी. ये प्रोसेस तब तक के जारी रहता है जब तक कि हमें वो डोज के बाद उस डोज की इंफॉर्मेशन मिल जाए जब जो कि टॉक्सिसिटी एग्जैक्ट क्रिएट कर रही हो. नॉट मोर देन 1 डेथ इज आइडेंटिफाइड. नो इफेक्ट आर सीन एट द हाईएस्ट डोज और व्हेन डेथ अकर एट द लोएस्ट लेवल. ऐसी हायर डोज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके लिए अगर डेथ हो जाए या ऐसी लोअर डोज जिसको लेते ही डेथ हो जाए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें. सिलेक्शन ऑफ एनिमल, इसके अंदर रेट लिए जाएंगे
उनका जो एज है वो 8 से 12 महीने से तक का होना चाहिए। उनकी जो बर्थ के बाद लिविंग पीरियड है वो। हाउसिंग और लाइटिंग सेम है। प्रिपरेशन ऑफ एनिमल सेम है। Preparation of dose, they say that the volume shouldn't be normally exceed 1 ml, 100 gram of the body weight, but we can use aqueous solution 2 ml 100 gram body weight कंसिडर किया जा सकता है। इसके अंदर टोटल 5 एनिमल ले जा सकते हैं 1 सेक्स की। पहले जो था उसमें 10 थे 28 दिन में, दूसरे में 20 थे और इसके अंदर कुल 5 डोज। 3 डोज लेवल होंगे और एक साथ में कंट्रोल ग्रुप यूज किया जाएगा। डोज लेवल शुड बी सिलेक्टेड इनटू अकाउंट एनी एग्जिस्टिंग टॉक्सिसिटी। जैसे पहले मैंने आपको बताया वो लेवल सिलेक्ट किया जाएगा एग्जिस्टिंग टॉक्सिसिटी जो काइनेटिक डाटा उसके बेस के ऊपर। हाई डोज भी उसमें सिलेक्ट की जाएगी जो केवल इंडिकेशन होगी कि जो टॉक्सिसिटी को इंड्यूस कर रही है, लेकिन डेथ और सब्सिट्यूट नहीं दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोसेस कैसे दे सकते हैं? गैवेज के थ्रू, यूजिंग स्टोमक ट्यूब, या फिर सुटेबल इंक्यूबेशन कैनलों के थ्रू। अगर सिंगल डोज पॉसिबल नहीं है तो उसको हम स्मॉलर फ्रैक्शन के अंदर 24 आवर के अंदर के टाइम पीरियड में दे सकते हैं। साइटिंग स्टडी, नया साइटिंग। So the purpose of the sighting study is to allow the selection of the appropriate starting dose for the main study। कि starting dose कैसे select करें, तो this to the उसके बारे में sighting studies valuable है, important है। इसके लिए क्या करते हैं, 3 डोज लेवल दे देते हैं, 5, 50, 5, 50, 300, 200 kg। और उसके बाद चेक करते हैं कि किसमें टॉक्सिसिटी इंड्यूस हुई और इमीडिएट इंड्यूस हुई। उसके इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम के लिए हम इनिशियल डोज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो स्टार्टिंग डोज कैन बी 300 mg पर kg। ऑब्जर्वेशन, एनिमल को ठीक देने के बाद 30 मिनट में ऑब्जर्व करना चाहिए, पीरियडिकली 24 आवर में ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद हर 4 घंटे में ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके बाद हर दिन ऑब्जर्व करना चाहिए। पहला क्या था, पहले 30 मिनट्स के अंदर एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद 30 मिनट बाद 24 घंटे में, उसके बाद अगले 4 घंटे बाद और उसका पूरा दिन बीतने के बाद 14 डेज के अंदर ऑब्जर्व करना चाहिए। तो दिस इज द नाउ माय चैप्टर।